हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, आज क्लास 9th का मैथ है और 9th के मैथ में हम देखने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर है, प्रश्नावली है, वो है 1.3। अब 1.3 ऐसे तो देखोगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, सिर्फ एक दो क्वेश्चन को छोड़ दो वो भी ईजी ही है। अगर तुम सिर्फ उस प्रॉपर क्वेश्चन की बात करोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हारा इजी ही है, लेकिन उस पैटर्न पर और भी क्वेश्चन करना चाहोगे, अगर उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने जाओगे तो थोड़ा सा तुमको मेहनत वहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के 1.3 में है एक्सरसाइज में, ये सारे के सारे प्रश्न जो है तुम आसानी से कर पाओगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यदि तुमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है ना, तो तुमको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए इन सारे प्रश्नों को करने के लिए। 6 के 6 प्रश्न हैं और बिल्कुल आसान तरीकों में तुम कर पाओगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखो पहला प्रश्न है हमारे पास 36/100। देखो कैसे करोगे, इसका मतलब है कि 36 में हमको 100 से भाग देना है, ठीक है। तो 36 लेते हैं और यहाँ पर 100 लेते हैं, भाग दो। अब चूंकि 36 में 100 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा भाजक बड़ा है और भाज्य जो है वो छोटा है, तो भाग तो लगेगा नहीं। इस स्थिति में यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है डेसिमल, हमारा दशमलव। अब जीरो के बाद हमने दशमलव लगाया तो एक जीरो हमेशा दशमलव के साथ हमेशा आता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ से 3 बार में हम यहाँ से भाग लगा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 300, 0, 6, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा फिर से एक जीरो। हमने क्या किया, दशमलव जब लेते हैं ना तो एक जीरो हमेशा हम ले सकते हैं, दशमलव के साथ आता है। उसके बाद दूसरा जीरो लेने के लिए तुमको भाग्य का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 600, ये ख़त्म हो गया। अब ये जो हमारा आ रहा है ना, क्या लिख सकते हैं, 36/100 और बराबर में हमारा आ रहा है 0.36। चूँकि भाग हमारा पूरा ख़त्म हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव। यदि हमारा भाग खत्म नहीं होता, बार बार अंक रिपीट होना शुरू हो जाता, तो उसको हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। आगे आ जाएगा, देखना जरा उदाहरण देखोगे ना, आगे जो क्वेश्चन में आ जाएगा। दूसरा ही क्वेश्चन है हमारा 1/11। इसका मतलब है कि हमको 1 में 11 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 में 11 से भाग तो दे नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा डेसिमल का। जीरो के साथ हमने दशमलव लिया, 0.। तो अब यहाँ पर हम 1 जीरो लगा सकते हैं, लेकिन 1 जीरो लगाने के बाद क्या हो रहा है, अभी समझ लो बात। 1 जीरो लगाने के बाद भी ये छोटा है, ये बड़ा है। तो अब अगर हमको जीरो चाहिए ना यहाँ पर, अब अगर हमको यहाँ पर जीरो चाहिए तो यहाँ पर हम भाग का रूल फॉलो करेंगे, मतलब हमको जीरो लगाना पड़ेगा। तो हमने जीरो लगाया, अब 1 जीरो लिया, अब लग रहा है कितना बार में लग रहा है, ये 9 बार में। 11 9 99, घटाएंगे 1 बच जाएगा, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं। 10 में से 9 1, 9 में से 9 0 और 1 है ही नहीं, ठीक है जी। अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 जीरो ले सकते हैं अपने मन से, लेकिन क्या 1 जीरो लेंगे तो काम बनेगा, नहीं बनेगा। फिर से हमको यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा और फिर 1 जीरो हम यहाँ से ले सकते हैं, फिर 11 9 99। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, फिर से एक आ गया। यहाँ पर देखने के लिए हमको क्या मिल रहा है, 1/11 को हम लिख रहे हैं दशमलव में, तो 0.0909 ये प्रक्रिया रिपीट होती चली जा रही है। अब जब यहाँ पर कोई भी अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 0909 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये भाग हमारा ख़त्म नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव, अशांत हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरे नंबर का प्रश्न देखें। तीसरे नंबर का प्रश्न है 4.1/8। इसका मतलब है 8 चौक 32 1 33/8। मतलब 33 में हमको 8 से भाग देना है। कितना बार में लगाओगे, 4 बार में। 8 चौका 32, 3 में से घटाएंगे 2, 1 हो जाएगा, 3 में से 3 0। देन अब तो आगे लगेगा नहीं, एक छोटा आ गया, आगे कोई दूसरा उपाय है नहीं, तो यहाँ पर हम दशमलव लेंगे। जब दशमलव लेंगे तो 1 जीरो यहाँ पर आएगा, अपने मन से आता चला जाएगा। हर स्टेप में 1 जीरो हमको मिल जाता है दशमलव की तरफ से फ्री में। तो ये हो जाएगा हमारा 8 ही कम 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 10 में से 6 4 हो जाएगा, 1 जीरो फिर से फ्री मिलेगा, 8 पंचे 40। ये हमारा
शेष 0 आ गया। इसका मतलब है कि 4.1/8 को अगर हम दशमलव में लिख रहे हैं, ये आ रहा है हमारा 4.125। यहाँ पर हमारा शेष 0 आ रहा है, अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। कौन सा? अशांत दशमलव। चलो हो गया जी। तो देन हमारा जो चौथा नंबर का प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न उसको देख लेते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है 3/13। क्या है? 3/13। इसका मतलब ये है कि हमको 3 में 13 से भाग देना है। तो 3 में 13 से भाग तो लगेगा नहीं, क्योंकि 3 छोटा है और 13 क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर लेंगे 0, दशमलव ले लेंगे, और दशमलव के साथ पता है कि एक 0 आएगा। 13 दूनी 26। अब लगा सकते हैं, 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। 13 तिया 39 हो जाएगा। 10 में से 9 1 होगा, 0। अब यहाँ पर तो लगने वाला है नहीं, 10 में से 9 1 हो गया, और 3 में से 3 0 हो जाएगा। हमने उतारा 0 यहाँ पर, तो लगेगा नहीं लगेगा। 0 तो ले लिया हमने, भाग फिर भी नहीं लग रहा है, तो अब एक 0 यहाँ पर लेना पड़ेगा, तब फिर से एक 0 ले सकते हैं। कितना बार में लग जाएगा? 13 7 91। 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर हो जाएगा 13 6 78। 10 में से 8 2 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 13 एकम 13। 10 में से 3 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इधर कर ले रहे हैं, ये 7 आ जाएगा हमारा। 10 में से 3 अगर घटा देंगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 13 चौका 52, 13 पचे 65 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास। 10 में से 5 5 ख़त्म, 0। 13 तिया 39। 10 में से 9 1, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा चौथा नंबर का प्रश्न क्या है। चौथा नंबर का प्रश्न है 3/13। अब 3/13 को देखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि 3 में हमको भाग देना है 13 से। तो यहाँ सब 3 में 13 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाजक बड़ा है, भाज्य छोटा है। तो यहाँ पर 0 लेंगे, दशमलव लेंगे। अब 0 लगा सकते हैं यहाँ पर। 13 दूनी 26, 2 बार में यहाँ पर हम लोग भाग लगा सकते हैं। 10 में से 6 4 हो जाएगा, 2 में से 2 0, फिर से 0 आ जाएगा एक हमारे पास। 13 दूना 26, 13 तिया 39 हो जाएगा। 10 में से 9 1 हो जाएगा, ये 3 में से 3 0। अब 0 ले लेते हैं, फिर से एक 0 दशमलव की तरफ से आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि 0 तो लाया हमने, लेकिन 13 अभी भी तो बड़ा है। तो इस स्थिति में यहाँ पर एक 0 लाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0 लेके आ सकते हैं। 13 7 ये 91 हो जाएगा। 10 में से एक 9 हो जाएगा, और ये 9 में से 9 कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0 लेके आएंगे। 13 6 78 हो जाएगा हमारे पास ये। 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 8 में से 7 घटाएंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 9 117। 10 में से 7 3। अब देखो यहाँ पर 3 से हमने शुरू किया था, फिर से 3 आ रहा है। इसका मतलब इसके बाद जो है ना, जो भी ये अंक है हमारा रिपीटेड होगा, यानी कि बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 3/13 बराबर हो जाएगा 0.230769, और ये रिपीटेड होगा। ऊपर में हम लगा देते हैं ये वाला चिन्ह, और ये हो जाएगा रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे प्रश्नों को हम लोग कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, देखेंगे ये हमारे पास 2/11, मतलब 2 में 11 से भाग देना है। लगेगा नहीं, 2 में 11 से तो भाग लगेगा नहीं। 0 लेंगे, दशमलव लेंगे। अब एक 0 ले आ सकते हैं यहाँ पर, एक बार में लगाएंगे। 11 एकम 11। 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 1 हमने इसको दे दिया था, 1 बचा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। फिर से 1 0 दशमलव की तरफ से मिलेगा, 11 8 88 हो जाएगा। फिर से हमारे पास 2 आ रहा है, 10 में से 8 2, ये ख़त्म, 0 आ जाएगा। 11 एकम 11। 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा, 0 होगा। 11 8 88, मतलब ये प्रक्रिया हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर से हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया है। इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 2/11 बराबर हमारा हो जाएगा 0.1818, ये रिपीट होता चला जाएगा।
इसका मतलब ये कौन सा दशमलव है, आसान दशमलव है, क्योंकि यहाँ पर अंक जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6ठे नंबर का, और ये प्रश्न हमारा है 329/400, मतलब 329 में हमको 400 से भाग देना है। ठीक है, 329 छोटा है, 400 बड़ा है, भाग लगेगा नहीं, दशमलव लाना पड़ेगा, दशमलव ले आए, 1 0 हम ले आ सकते हैं। यहाँ पर कितना बार में लगा सकते हैं, 4 8 32, तो यहाँ से 0 9, ये ख़त्म ये ख़त्म, 1 0 अपने मन से ला सकते हैं, 4 दूनी 8, 100 0 0 9 में से 8 1 0 1 0 ला सकते हैं अपने मन से, 4 दूनी 800 हो जाएगा, 0 0 10 में से 8 2, 1 0 अपने मन से ला सकते हैं, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2000, यानी कि ये हमारा शेष 0। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, यहीं लिख ले, इसलिए 329 में 400 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.8225, 0.8225, और ये चूँकि शेष हमारा 0 आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। ठीक है, तो ये बात हमने पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही बताया था। अगर शेष 0 आ रहा है तो शांत, शेष 0 नहीं आ रहा है तो अशांत। अगर डिजिट भागफल में अंक रिपीट हो रहे हैं तो अशांत, अंक रिपीट नहीं हो रहे भागफल में तो शांत। तो यहाँ पर हमारे पास अब देखना है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और बिल्कुल ईजी प्रश्न है। अगर तुमको मल्टीप्लिकेशन आता है तो तुम आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो। प्रश्न क्या हमारा, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, और इस पर ऊपर में एक डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट होने वाला है। वास्तव में लंबी भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न में हमको ये बोल रहा है कि हमको भाग करना नहीं है। अब अगर सिंपली अगर तुमको बोला जाए कि तुम 3/4 को दशमलव में लिखो, 3/4 को दशमलव में लिखो, तो तुम किस प्रकार से लिख सकते हो? जाहिर सी बात है, इसको 3 में 4 से हमको भाग देना है, फिर ये दशमलव में जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको भाग नहीं देना है, तो भाग नहीं देंगे तो दशमलव में ले कैसे जाएंगे? ये तो समस्या है। कोई समस्या नहीं है। अब समस्या है तभी हम हैं, ठीक है, समस्या है तभी तुम यहाँ हो। तो आओ समस्या को देखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, 1/7 बराबर 0.142857, और ये रिपीटिंग है। अगर हम बात करें, हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमको 2/7 का मान। क्या ज्ञात करना है? 2/7 का मान ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, 2/7 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुने 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या तुमको नहीं होनी चाहिए यहाँ से। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऊपर में चला जाएगा, 7 2/7 ही आ जाएगा। अब 2/7 यदि हमने लिखा है यहाँ पर, तो इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, 2 और 1/7 का मान देखेंगे 0.142857 है। अब अगर इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल जैसे तुम करते हो, तुम्हारे सहूलियत के लिए और मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11 का 1, हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17 का 7, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। ये हो गया तुम्हारा, ये रिपीटिंग अंक हो गया। तो 2/7 बराबर हमारा ये निकल के आ जाएगा। अगर तुम भाग देके भी निकालते हो तो यही निकल के आएगा, कोई दूसरा आंसर नहीं आने वाला है। ये दूसरा तरीका भी है जिस तरह से हम कर सकते हैं। प्रश्न में बोल रहा है तुमको भाग नहीं देना है तो नहीं देना है, जबरदस्ती वाला काम मत करना। देन हमको ज्ञात करना है 3/7 का मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1/7, ये 3 हो जाएगा, और 1/7 का मान है 0.142857। करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है जी। 7 तिया 21 का 1, हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 का 7, हासिल 1, 8 तिया 24 1 25 का 5, हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, फिर यहाँ से 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 3 का 3 1 4। ये हो जाएगा जी हमारा, ये तुम्हारा आ गया आंसर। बिल्कुल आसान है, वो छोड़ भी देते आगे कर लोगे, लेकिन हम करवा देते हैं। चलो आ जाओ, ये हो जाएगा 4/7 का, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 1/7। 4 गुने 1/7 का मान है यहाँ पर 0.142857। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 7 चौका 28 का 8,
हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 हासिल 2, 8 चौक 32 2 34 का 4 हासिल 3, 4 2 9 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 1 4 1 5, ये 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो आसान है ना, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर समस्या तुमको होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, भाग नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में मना किया भाग करने से। ठीक है, तो बात समझो। 5/7 तब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5 गुने 1/7, मतलब यहाँ से लिखेंगे 5 और गुने में 1/7 का मान है 0.142857। फिर से वही करना है, मल्टीप्लाई करो यहाँ से। 7 5 35 का 5 हासिल 3, फिर से यहाँ से हो जाएगा 25 25 3 28 का 8 28 का 8 हासिल 2, 8 5 40 2 42 का 2 हासिल 4, 4 5 2 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, फिर यहाँ से 5 के 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 5 2 7, यह आ गया तुम्हारा 0.714285। ये तुम्हारा 5/7 का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया। देन अगर हम यहाँ से देखते हैं 6/7, तो 6/7 का मान क्या होगा? ये होगा 6 गुने 1/7। यहाँ देखोगे 6 गुने 1/7 का मान होता है 0.1428557। तो यहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 6 42 का 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34 का 4 हासिल 3, 8 6 48 3 51 का 1 हासिल 5, 6 2 12 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 का 5 हासिल 2, 6 1 6 2 8। ये हो गया तुम्हारा 6/7 का मान 0.857142। तो इतना ही मान तो हमको बोल रहा था निकालने के लिए। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, जो तुम्हारा यहाँ पर निकल के आ चुका है। यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ है, और 9th के मैथ में हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 यानी कि तीसरे नंबर के प्रश्न को। जैसा कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पूरी तरह से कंप्लीटली बात किया है। यहाँ पर एनसीईआरटी में खास करके जितने भी प्रश्न आने वाले, हम तो बोल रहे एनसीईआरटी लो उठाओ, RS अग्रवाल उठाओ, RD शर्मा उठाओ, कोई भी किताब उठा लो, और अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो प्रश्न वहाँ पर तुमको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न को तो बिल्कुल आसानी से हम कर पाएंगे अगर तुमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो भी, और नहीं देखा है ना तो देखना ज़रूर, लेकिन अभी भी अगर देखते हो तो भी समझ में आएगा। आ जाओ हम बात करते हैं। तो इस प्रकार का जो दशमलव होता है ना, इसको हम कौन सा दशमलव बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव बोलते हैं? अशांत दशमलव। तो बदलने का क्या रूल्स होता है, आ जाओ हम बात कर लेते हैं। पहली बात जो यहाँ पर समझनी है ना हमको, पहली बात तो तुमको ये समझो, 3 तरह के क्वेश्चन इसमें तुमको देखने के मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो तुम्हारा होगा 0.6 दिया है और दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 1 अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो तुमको देखने के लिए मिल रहा है कि ये 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 अंक भी रिपीट हो सकता है दशमलव के बाद। तीसरा तरह का क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इसमें 3 अंक देखने को तुमको मिल सकता है रिपीटिंग में। यहाँ पर 3 अंक रिपीट हो रहा है, मतलब 3 अंक बार बार हमारा आएगा। अच्छा, 2 अंक रिपीट होने का मतलब क्या है कि ये हमारा है 0.6666। ठीक है, और 1 अंक रिपीट होने का मतलब, 2 अंक रिपीट होने का मतलब है 0.676667। ये है, और 3 अंक रिपीट होने का मतलब है 0.671671671671। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं ना, अपन मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 का मतलब क्या होता है कि 6 ये होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अगर 2 अंक रिपीट करना है तो सबसे पहले तो यही काम करेंगे जो हमने किया है। तो यहाँ भी माना कि x बराबर 0.676767। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। और अगर 3 अंक रिपीट हो रहा है तो x बराबर 0.0671 इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इतनी बातें तुमको समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही। चलो जी, अब अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है तो ये जो समीकरण 1 है उसको दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा 10x, और 10 से जैसे ही 0.666 है, 10 से गुना करेंगे, 1 6 इधर आ जाएगा, 6.666 हमारा हो जाएगा।
ये हो जाएगा 6.666, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अगर हमारे पास 2 अंक रिपीट हो रहा है तो इसको कितने से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 100x बराबर में हो जाएगा, अब 100 से गुना कर रहे हैं तो 6 7 इस तरफ शिफ्ट होगा, ये होगा 67.676767। अब समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चलो, अगर 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 3 अंक यदि रिपीट हो रहा है तो 1000 से गुना करेंगे। 1000x बराबर 671.671671671। ये इक्वेशन 2 हो गया। अगर तुमको इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब आ जाओ हम प्रश्न को देख लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना? चलो, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न संख्या 1 है 0.6। ये है हमारे पास 1 अंक रिपीटिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, माना कि x बराबर 0.6। अब 0.6 का मतलब क्या हो जाता है? x बराबर 0.666 ये होता है। इक्वेशन फर्स्ट माने हम। अब 1 अंक रिपीटिंग मोड में यहाँ पर 1 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर। तो जैसे ही तुम समीकरण 1 को 10 से गुना करोगे तो मतलब LHS में x है, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, 10x हो जाएगा। बाएं साइड में 0.666 है तो ये 6.666 होता चला जाएगा। समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक तो हमने यहाँ भी बात किया है, लेकिन इसके बाद क्या? समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। इसके बाद क्या? इसके बाद कुछ नहीं है जी, समीकरण 2 में से 1 घटाना है, 2 - 1 कर लेना है। तो समीकरण 2 - 1 घटाने का मतलब क्या है कि समीकरण के LHS यानी कि बाएं साइड में जो है उसको बाएं साइड वाले से घटाएंगे और दाहिने साइड में जो है उसको हम दाहिने साइड वाले से घटाएंगे। घटाने का मतलब ये। तो समीकरण 2 में जो बाएं साइड में है वो है 10x और बाएं साइड में x है, मतलब 10x में से x घटाएंगे ये 9x हो जाएगा। और दाहिने साइड में 6.666 ये है और फिर है 0.666। समीकरण 1 में घटाओ तो 0 0 0 और ये 6 हो जाएगा, मतलब 6 हो गया हमारे पास। x बराबर लिखेंगे अगर यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा, चूंकि गुणाम है 9 और x, 9 को इधर ले जाएंगे, ये होगा 6/9, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 और फाइनली जो हमारा उत्तर आ रहा है 2/3। लिख कैसे सकते हैं? इसलिए 0.6 बराबर 2/3, ये तुम्हारा यहाँ से फाइनल उत्तर आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर के प्रश्न को। यहाँ पर जो दूसरा नंबर प्रश्न है थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। 0.74 है और 7 यहाँ पर 7 रिपीट होने वाला। देखो ये जो क्वेश्चन किए हम, इससे थोड़ा सा अलग एक अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, बाकी सारा काम वैसे ही होगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर दोनों अंक रिपीट होता तो हमारा बिल्कुल इस प्रकार से बन जाता, लेकिन दोनों अंक तो रिपीट नहीं हो रहा है। दोनों अंक यदि रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस वाले अंक को हमको इधर शिफ्ट करना होता है 4। जितने अंक रिपीटिंग अंक को छोड़कर जितने भी अंक तुम्हारे पास बचे उसको शिफ्ट कर लो दशमलव के दूसरी तरफ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.47। अब इसका मतलब ये है कि x बराबर हो जाएगा 0.4777, ये रिपीट होता चला जाएगा। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें, ठीक है जी। अब हमको 4 को शिफ्ट करना है इधर, तो ऐसे तो नहीं है कि अपने मन से आ जाएगा कूद करके इधर, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर जब हम समीकरण 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 4। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे, x को 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा और इसको 10 से गुना करेंगे 4 इधर आ जाएगा, तो 4.777। ये समीकरण 2 हो गया। अब जो रिपीटिंग अंक है उसमें से भी एक अंक को, जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना अंक हमको इधर लाना है। इधर एक अंक रिपीट हो रहा है तो ये 7 हमको चाहिए दूसरे तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर 7 को फिर से बोल रहे हैं, 7 को अगर इधर चाहिए हमको। अब यहाँ पर देखो 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीटिंग दोनों अंक को इधर लाना है तो 100 से गुना करते हैं। 3 अंक रिपीट हो रहा है तो तीनों अंक इधर ले जाना है तो 1000 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर एक अंक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब समीकरण 2 को 10 से गुना करेंगे। समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, ठीक है जी।
जब जैसे ही 10 से गुना करेंगे मतलब 10x को 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100x और बराबर इसको अगर 10 से गुना करते हैं तो ये होगा 47.777। इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। नाउ फाइनली हमको करना क्या है, समीकरण 3 में से 2 घटा देना है। समीकरण 3 -1 में 2 हो जाएगा। 100x में से यदि हम 10x घटाते हैं तो ये हो जाएगा 90x और यहाँ पर 47.77 है, इसमें से 4.77 घटा देते हैं। घटा के देख लेना, चलो ये देख लेते किधर जगह है, यहाँ इधर, यहाँ पर 47.777 है और यहाँ पर 4.777 यहाँ पर है। ये 0 0 0 7 में से 4 3 4। यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 43, तो ये हो जाएगा हमारे पास 43। ठीक है जी। इसका मतलब ये 90 और x गुना के चिन्ह है इसके बीच में, अगर 90 को इस तरफ लाए तो भाग में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 43/90 जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि 0.47 बराबर में कितना हो जाएगा 43/90। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। तो आ जाओ यहाँ पर हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। बिल्कुल आसान है, ये हमारे पास 0.001। अब जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है और तीनों रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001, ये हो गया हमारा। ठीक है, x बराबर 0.001। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0.001 001 001, ये होता चला जाएगा। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण फर्स्ट। हमने क्या कहा, अगर रिपीट 3 अंक हो रहा है ना तो गुना कितने से करना है, 100 से गुना करना है, 1000 से गुना करना है। देखो यहाँ से, तो समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर ये हो गया हमारे पास। अगर समीकरण 1 को 1000 से गुना करते हैं मतलब 1000 को पहले LHS में x है, x को 1000 से गुना करेंगे ये 1000x हो जाएगा और RHS में हमारा ये, अगर 1000 से गुना करेंगे ये 0 इधर, ये 0 इधर और 1 इधर, मतलब 1.001 001 001, ये हमारे पास रिपीटिंग अंक में आएगा। फाइनली हमको करना है क्या है, समीकरण 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। समीकरण 2 -1 मतलब 1000x, समीकरण 2 के LHS में 1000 है और समीकरण 1 के LHS में x है, तो 100 में से x घटाओ, ये होगा 999x बराबर में अब 1.001 001 001 इसमें से घटाओ 0.001 001 001, तो कितना आ जाएगा, ये तो पूरा 0 आ जाएगा और ये 1 आएगा, मतलब ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 1/999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 बराबर 1/999, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्लास 9th के मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 4 जो है वो इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक है। क्यों रोचक है, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न है कि 0.999 ये रिपीटिंग डिजिट है, इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले P/Q के रूप में हम लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हमारे पास दिया है वो क्या है, 0.999, ये रिपीटिंग है। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, माना कि x बराबर 0.999, ये कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। चूँकि एक अंक यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार, तो दोनों तरफ समीकरण 1 को 10 से गुना करना है। समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, ठीक है, कितने से गुना कर देंगे, 10 से गुना करने पर। अब जब दोनों तरफ हम 10 से गुना कर देंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10x और ये हो जाएगा 9.999, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है जी। फाइनली हमको करना क्या है, समीकरण 2 में से 1 घटा लेना है। अब 2 है, समीकरण 2 के अगर बाएं साइड में देखेंगे 10x है और समीकरण 1 के बाएं साइड में x है। घटाने का मतलब क्या है कि
समीकरण अगर एक समीकरण को दूसरे समीकरण में से घटा रहे हैं तो दाहिना साइड वाला दाहिने साइड वाला एक साथ घटेगा, बाएं साइड वाला बाएं साइड वाला एक साथ घटेगा। तो 10x में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x, और 9.999 इसमें से अगर हम 0.999 घटाते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा 0.9, तो हमारे पास ये 9 बच जाता है। अब x बराबर यदि हम देखते हैं तो ये आता है हमारे पास 9, चूँकि गुणाम है 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे भाग में हो जाएगा, ये आ जाता है 1। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि 0.999 बराबर जो आ रहा है हमारा 0.999 बराबर आ रहा है हमारा 1। अब ये दोनों तो अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन 1 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर समझो बात को। अगर हम लिखे 1 ये कर जाए और 0.999 इस तरह से हम करते चले जाए तो ये आएगा 10 में से 9 1 0 0 0। अब इतना देखने में आ रहा है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो होगा, कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है जी। और ये तो चला गया हमारा, ये तो चला जाएगा इधर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो होगा, देन हमारा ये क्या होगा, अभी ये देखो ना ये कितना होगा 0 0 0 0 इनफाइनाइट नंबर, और लास्ट में जाके ये हमारा 1 आने वाला है, ठीक है, लास्ट में जाके 1 आने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि 0.999, अच्छा ये सारा जो प्रश्न है ना ये प्रश्न का हिस्सा ही है, इसका मतलब ये छोड़ दो तुम इसको, 0.999 ठीक है 1 के बहुत ही नज़दीक है, अतः यह लिखा जा सकता है कि 0.999 बराबर 1। तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही तो नहीं बोल सकते लेकिन अप्रोक्स में हम लिख सकते हैं, लगभग मान के लिख सकते हैं, क्योंकि अंतर तो है वो बहुत कम अंतर है लेकिन अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लास 9th के मैथ का एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3, और 1.3 का जो ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना है 5। अब 5वां प्रश्न में क्या रहा है, इसे देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तुमको होनी नहीं चाहिए। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर जांच के लिए भाग करें। मतलब हमको भाग करना है और बताना है कि कितने अंकों के बाद भागफल में कितने अंक आएंगे, उसके बाद जो है अंक रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, ये बताना है। तो अब हम भाग करके देखते हैं, प्रश्न तो आसान है बिल्कुल। 17 से भाग देना है, 1 में 17 से भाग लगेगा नहीं, यहाँ पर दशमलव लेंगे, 0 लेंगे, यहाँ पर 0 लेके आएंगे, 1 दशमलव ही हमको दशमलव के साथ मिलता है। हर स्टेप में जब दशमलव आ जाता है तो 1 0 रख सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर 1 0 रखा हमने फिर भी 17 से भाग नहीं लग रहा है, मतलब 1 0 हमको फिर से यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब जाके 1 0 यहाँ पर मिलेगा। अब होगा ये 17 × 5 = 85, 10 में से 5 घटाएंगे 5 होगा, 9 में से 8 1 हो जाएगा 0, 17 8 कितना हो जाएगा हमारा 136, 10 में से 6 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर से लगाएंगे 17 8 136, 10 में से 6 4 हो जाएगा, ये ख़त्म, ये 0 हम लाएंगे फिर से, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 10 में से 4 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 17 तियाय 51 आ जाएगा, 10 में से 1 9 आ जाएगा, और ये ख़त्म, 17 5 85 आ जाएगा, 10 में से 5 5 0, फिर से 17 दूना 34 करेंगे, 10 में से 4 6, 4 में से 3 1 0 आ गया, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153। तो ये होगा 10 में से 3 7, और 5 में से 5 खत्म हो जाएगा, 17 चौका 68, 4 बार में लग जाएगा यहाँ, 10 में से 8 2 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, 20 आ जाएगा, 17 एकम 17, 10 में से 7 3 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया हमारा, 3 बच रहा है, हम ऊपर कर लेते हैं, 3 आ गया हमारा। अब फिर से 0 लेंगे तो 17 एकम 17,
10 में से 7 3 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा 0। अच्छा ये 2 में से 1 हो जाएगा ना। चलो 10 में 7 3, 2 में से 1 130 बच रहा है। 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119। 10 में से 9 1 हो जाएगा और 2 में से 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, 0 आएगा। 17 6 102, 10 में से 2 8 हो जाएगा और ये तो बचेगा ही नहीं कुछ, 0। फिर से यहाँ पर आएगा 17 चौका 68, 10 में से 8 2 आ जाएगा, 7 में से 6 1 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर कितना बार में लगा सकते हैं, 17 7 119, 10 में से 9 1 आ जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म। चूँकि हमने यहाँ पर 1 से शुरू किया था, अब फिर से 1 आ रहा है, इसका मतलब इससे आगे अगर हम भाग करते हैं तो फिर से यही सारे स्टेप्स हमको मिलेंगे। तो ये भाग हमारा फाइनल हो जाता है। और कितने अंक हमको मिल रहे हैं इसको हम गिन लेते हैं। यहाँ के बाद रिपीट होगा, मतलब इतने सारे अंक रिपीट होने वाले अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 अंकों के बाद 1/17 का जो दशमलव निरूपण होगा 16 अंकों के बाद रिपीट होगा। तो क्या लिखेंगे, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में, अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16। मतलब क्या हुआ, 1/17 का जब हम दशमलव प्रसार लिखते हैं, जो हमने लिखा है, तो अंकों की पुनरावृत्ति जो होगी वो 16 अंकों तक होगी, 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ये हमारा उत्तर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो प्रश्न है ना, वो है क्लास 9th मैथ का, एक्सरसाइज नंबर है हमारा 1.3, और एक्सरसाइज 1.3 का ना जो ये जो प्रश्न है ना, वो 6ठे नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है, चाहे तो हम एक मिनट में बता करके निकल सकते हैं, लेकिन इसको कुछ उदाहरणों के जरिए हम समझेंगे कि प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, प्रश्न है हमारा P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक रूप उदाहरण लीजिए। जैसा कि हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ठीक है, 3/4 P/Q के रूप में, 2/5 7/10, 2/3 4/6, 3/18, इतने उदाहरण हमारे पास है। जहाँ PQ पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है, जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब कुछ उदाहरण हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो जी, तो फिर यहाँ पर ले लेते हैं 5वां नंबर। चलो, ये हमारे पास कुछ उदाहरण है जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये जितने भी नंबर्स हमने लिए हैं P/Q के रूप में है, और कहीं से भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अब अस्तित्व में नहीं है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर में देखेंगे तो कहीं ये कटने वाला नहीं है। चलो आगे क्या कह रहा है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। अच्छा, यहाँ पर कुछ का शांत होगा, यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ शांत लेना है। अब चूंकि केवल हम शांत लेंगे तो समझाएंगे कैसे, इसलिए हमने यहाँ पर शांत तो लिया ही है, साथ ही साथ अशांत वाले को भी रखा है ताकि तुमको समझ में आए। ठीक है, तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। मतलब ये जो हमारा हर है, जो जिसमें Q होता है, 4 है, 5 है, 10 है, 3 है, 18 है, 50 है, इसमें ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी रहना चाहिए, कौन सा रूल ऐसा है, कौन सा नियम है जिसको हम देखते ही बता सके भाई ये तो शांत होगा, ये तो अशांत होगा। ये हमको पता करना है। मतलब हमारे पास एक भिन्न रखा हुआ है, भिन्न दिया हुआ है, सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, मतलब उसमें कोई भी अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि 5/10 है तो 5 दूनी 10 कर लिए, 1/2 आ गया, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम यहाँ पर ऐसा कोई नियम हो कि हम देखते ही बता सके भाई ये तो शांत है, ये तो अशांत है, ये पूछ रहा है बताने के लिए कि ऐसा कौन सा नियम है, तुम बता दो। आओ बताते हैं। सबसे पहली बात
यहाँ पर देखो, गौर से देखना, अब करके देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। सबसे पहले तो भाग देंगे हम, 3 में देंगे 4 से भाग, 0 आ जाएगा 0, 4 सत्ते 28, 10 में 60 2 0, 4 पंचे 20, यहाँ पर 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम लिखते हैं 3/4 तो ये आता है 0.75 और ये आता है हमारा 7। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3/4 बराबर लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 मतलब 3 पर पावर ये होगा 3/2 पर पावर 2। दूसरा उदाहरण लेंगे हम, ये हमारा 2/5, ठीक है, 2 में देंगे 5 से भाग, 0.0 हो जाएगा, 5 चौका 20। अब यहाँ भी पूरा भाग खत्म हो रहा है मतलब ये भी शांत होगा, ठीक है, 2/5 भी शांत होगा। चलो जी, तीसरे नंबर में हम ले लेते हैं 7/10। 7/10 है, 7 में हम भाग दे लेते हैं 10 से, 0 यहाँ 0 आएगा, 10 सत्ते 70, ये भी भाग पूरी खत्म हो रहा है मतलब ये भी शांत होगा। और इसको लिख सकते हैं हम 2 × 5, 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांति होने वाला है। चौथा नंबर देखो यहाँ से, ये है हमारे पास 2/3, मतलब 2 में भाग देना है 3 से, ये होगा 0.0, 3 छाका 18, 10 में से 8 2, 3 छाका 18, तो मतलब ये रिपीट होगा, तो ये हमारा हो जाता है अशांत। ठीक है, गौर करना यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर देखो यहाँ पर 1/18 है, 1 में 18 से भाग देंगे, यहाँ पर हमारे पास जो आएगा ये 0.0 नहीं लगेगा 0, फिर से 0 आ जाएगा, यहाँ पर होगा 18 पंचे 90, फिर से वही बात होगा 18 पंचे 90, फिर से वही बात होगा 18 पंचे 90, मतलब ये भी हमारा जो है अशांत आएगा। क्यों अशांत आएगा? क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 पर पावर 2, 3 × 9 दूनी 18, गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अगला जो भाग है हमारा वो कौन सा है? 7/50। 7/50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7/2 × 5 पर पावर 2। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाग देख लेते हैं। 50 से देंगे 0.0 आ जाएगा यहाँ पर, 50 ही कम 50, 0 7 में से 5 2 0, 50 चौका 200, 0 0 0 खत्म हो गया। तो ये भी शांत हो गया हमारा। अब आ जाओ बउआ, अब आ जाओ, अब देख लेते हैं जी। इतना फ्रैक्शन था। अब अगर हम गौर करें ना कि जितने भी शांत वाला है, देखो ये शांत है, ठीक है, ये शांत है, 2/5 शांत है, 3/4 शांत है, इसके अलावा तीसरा 7/10 शांत है, चौथा अशांत है, ये अशांत है, पांचवा हमारा अशांत है और छठा हमारा शांत है। जितना भी शांत वाला है ना उसको देखो गौर से। शांत वाले को देख रहे हैं, नीचे में सिर्फ 2 नजर आ रहा है, 2 ही 2 है इस वाले में। दूसरा वाला भी शांत है और इसमें नीचे में 5 नजर आ रहा है। तीसरा वाला भी शांत है, इसमें 2 और 5 दोनों नजर आ रहा है। चौथा वाला अशांत है और इसमें ना ही नीचे में 2 है, नीचे में ना ही 5 है। ठीक है, पांचवा वाला अशांत आ रहा है, इसके नीचे में 2 तो है लेकिन 3 भी आ रहा है। छठा वाला शांत है और इसलिए शांत है क्योंकि नीचे में 2 और 5 हमारा नजर आ रहा है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो बातें निकल के आ रही है और ये निकल के आ रही है कि यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं P/Q को शांत होने के लिए, शांत दशमलव होने के लिए Q का रूप क्या हो जाएगा? 2 पर पावर m × 5 पर पावर n होना चाहिए। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, या तो तुम्हारा नीचे देखोगे ना, इसको थोड़ा मिटा ले फिर समझते हैं। इसको भी इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो Q का रूप होगा। Q का रूप कैसा होगा यहाँ पर देखेंगे। P कुछ भी हो सकता है, P का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख लो, उससे कोई बहस ही नहीं है।
Q जो है ना हमारा या तो 2 होगा, 2 पर पावर m होगा, इसका मतलब सिर्फ 2 ही होगा। 2 पर पावर m का मतलब क्या है कि 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, ये कुछ भी होगा। अगर सिर्फ 2 पर पावर m है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम लिख रहे हैं 3/2 पर पावर 2, या इसको कहते हैं 3/4, यहाँ पर लिख देंगे 5/8, यहाँ पर लिख देंगे 7/16, तो ये सारा का सारा शांत है। कहीं ना कहीं ये सारे जो संख्या है इसमें केवल तुम्हारे पावर में यानी हर में जो है क्यू में जो है केवल 2 नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा होना चाहिए अगर तुम्हारे पास Q जो है ना वो इस रूप में हो कि 5 पर पावर n, इट मीन्स कि यहाँ पर 5 पर पावर 1 ले लो, 5 पर पावर 2 ले लो, 5 पर पावर 3 ले लो, 5 पर पावर 6 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये हमारा शांत होगा। उदाहरण चाहिए बिल्कुल मिलेगा यहाँ पर। जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7/25, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7/5 पर पावर 2। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 3/625, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 25 25 5 125 625, 5 पर पावर 4 आ जाएगा। तो ये शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना Q का वैल्यू नीचे में जो है वो 5 पर पावर यानी 5, सिर्फ 5 हो तो भी शांत, सिर्फ 2 हो तो भी शांत। और तीसरा देखो Q का रूप हो सकता है 5 पर पावर n इंटू 2 पर पावर n, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n। तो इसका मतलब ये है यदि आ जाए मान लो 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2, कुछ भी आ जाए, पावर कुछ भी तो उससे बहस नहीं है, सिर्फ 2 5 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं यहाँ पर, ये मान लो लिख लेते हैं 3/10, तो इसको क्या लिखेंगे 3/2 गुने 5, नीचे में क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। अब अगर यहाँ से समझो जो शांत वाला रूप जितना बताया इसी स्थिति में शांत होगा, अगर नीचे में कुछ और आ रहा है ना तो अशांत हो जाएगा। जैसे कि हम बता दें यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर 2 तो आ रहा है 2 पर पावर 2, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसको इस प्रकार से लिखे 3 और 2 पर पावर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा, या 3 पर पावर 2 जोड़ दिए तो ये हमारा अशांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 7/25 है और यहाँ पर मान लो हम क्या रख दें, यहाँ पर मान लो हम 9 रख दें तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3/10 है, यहाँ पर हम 7 रख रहे हैं तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। आई होप बातें तुमको क्लियर हो गई होगी। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास अब क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का यहाँ पर प्रश्न संख्या देखेंगे 7 को। 7 क्या कह रहा है, एक ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती कहने का मतलब ये होता है जो ना तो शांत है और ना अशांत है। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें वास्तविक संख्या की, गौर से समझना, वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है या तो शांत होगा या अशांत होगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अनवसानी और अनावर्ती। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है यह ना तो शांत होता है, ना शांत होता है और ना अशांत होता है, ये समझो बात को। तो गौर से देखें तो हमको क्या बोल रहा है, ऐसी संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। अच्छा, शांत का मतलब क्या है कि शांत का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कि 2.5 मतलब ये दशमलव खत्म हो गया, जैसे कि 3.4 ये दशमलव खत्म हो गया। अशांत दशमलव का मतलब है जैसे कि 3.25 ये रिपीट होता जा रहा है, 4.23 ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या इस रूप में होता है। फिर अपरिमेय संख्या यानी कि अनवसानी या अनावर्ती, इसका मतलब है जो ना रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, जो ना रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में, 0.xy xyy xyy, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। यहाँ xy के जगह पर तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे कि
तीन संख्या हमको लिखनी है। 0 दशमलव, हम x के जगह पर 1 ले रहे हैं, y के जगह पर 2 ले रहे हैं, तो 1 2 2 1 2 2 2 इस प्रकार से चलता हो। यहाँ पर हम गौर से देख रहे हैं, रिपीट होने का मतलब है कि 2 3 2 3 2 3 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले 1 2 आ रहा है, फिर 1, फिर यहाँ पर अगर 1 2 1 2 1 2 आता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तो ये शांत हो जाता, लेकिन यहाँ अशांत होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिपीट नहीं हो रहा है, ये फिक्स नहीं है कि आगे कितना अंक आने वाला है, तो ये हमारा हो गया अनवसानी अनावर्ती। दूसरा नंबर लिखना है, x बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 और y बराबर 3 ले लेते हैं, 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 ये हो जाएगा। तीसरा नंबर लिखना, हम x बराबर लेते हैं 7 और y बराबर 1 लेते हैं, 7 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 ये हमारा हो जाएगा। तो ये 3 नंबर हो गया, ये तुम्हारा 7वें नंबर का तुम्हारा उत्तर भी हो गया। ये 3 नंबर जो है तुम्हारा हो गया, ना अनवसानी है ना ही अनावर्ती है, मतलब ना शांत है ना अशांत है, और जो ना शांत होता है ना अशांत होता है वो होता है हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, चलो 8वें नंबर का प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 8वें नंबर का प्रश्न है 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11। तो सबसे पहला काम जो तुमको करना है ना, इसको दशमलव में ले जाना है, तो इसको दशमलव में ले जाते हैं। 5 में हम 7 से भाग देते हैं, 0.0 7 7 49। जो हमारा यहाँ पर देखेंगे, जो हमारे 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें कह रहा है 5/7 और 9/11 दो परिमेय संख्याएं दी हुई है, जिसके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमको निकालना है, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहला काम 5/7 दिया, इसको दशमलव में ले जाएंगे, 7 से भाग देंगे, 0.0 7 7 49, 10 में से 9 1 0, ये होगा 7 एकम 7, 10 में से 7 3 0, ये होगा 7 चौका 28। हम 3 डिजिट तक ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5/7 बराबर 0.714। ये आगे भी आएगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर 9/11 को यदि दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं तो 0.0 11 8 88, 10 में से 8 2 खत्म 0, 11 एकम 11, 10 में से 1 9 0, 11 8 88, 2 0 11 एकम 11, मतलब ये हमारा 9/11 बराबर आ रहा है 0.8181, ये आ रहा है। अब समझो बात, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो मतलब अगर हम इस वाले अंक में कुछ भी फेरबदल करें, इस वाले अंक को हम 2 करें 3 करें 4 करें, ठीक है, 7 यदि 1 4 है ना, तो अगर इसको 2 कर दो 3 कर दो 4 कर दो तो 7.1 से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि 7 1 लिखा हुआ है 0, यदि इसको हम 2 करते हैं तो ये इस वाले से बड़ा हो जाएगा, अगर 3 करेंगे तो ये इस वाले से बड़ा होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर 8 है, ये 7 नहीं बदल रहा है ना, तो ये इस वाले से छोटा होगा, यानी कि ये वाला अंक जो है इस वाले से छोटा होगा। ये अगर तुमको समझ में आ रहा है तो हमको क्या बोल रहा है, इस दोनों के बीच में 5/7 और 0.81 के बीच में 3 अपरिमेय अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो जैसा कि हमको पता है, अगर अपरिमेय संख्या तुमको लिखना है ना, तो रूप क्या होता है उसका, लिखेंगे 5/7 और 0.9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, तो अपरिमेय संख्या का रूप हमने अभी अभी बात किया, क्या होता है, x 0.xy x xy x x xy, इस फॉर्म में यदि लिख रहे हैं तो ये हमारा है अपरिमेय संख्या। अब सिंपली हमको यहाँ पर निकला कितना, 0. ये निकल रहा है हमारे पास 0.714। अब हम यहाँ पर एक तो 7 तो रखना ही पड़ेगा तुमको, 8 नहीं रखना है यहाँ पर, क्योंकि 8 जैसे ही रखेंगे तो ये हो सकता है इससे बड़ा तुम लिख दो, 7 तो रखना ही है। बाद बाकी तुम इस दोनों में चेंज कर सकते हो, ठीक है, और हमेशा ये 1 से तुम ज़्यादा रखना, क्योंकि 7 1 है ना, तो 7 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पहली परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिखेंगे 0.72 722 7222, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहली हो गया। दूसरी परिमेय संख्या यदि हम लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.73 733 7333, ये हो गया। तीसरी परिमेय संख्या 0.74 744 7444, ये तीनों परिमेय संख्या तुम्हारा हो जाता है।
ये प्रश्न भी बिल्कुल आसान था। चलो जी, तो यहाँ पर हमारे 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट प्रश्न है, 90वें नंबर का प्रश्न, और पूछ रहा है कि इसमें से बताना है कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय पहचानने का रूल्स क्या है, कुछ बातों को यहाँ पर समझ लेना है। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो हो जाएगा परिमेय। कहने का मतलब क्या है, अगर रूट 4 है तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुने 2 होगा और ये बाहर निकल के 2 हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। अगर रूट 25 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 गुने 5 और ये बाहर निकल के 5 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। ठीक है जी। अगर शांत या अशांत दशमलव है तो वो भी परिमेय होगा। मतलब ऐसा दशमलव जो खत्म हो जा रहा है, जैसे कि उदाहरण देखो 2.35 ये खत्म है पहला। दूसरा उदाहरण देखो 1.256 ये खत्म है। ठीक है, यहाँ लिखने से ही पता चल रहा है कि आगे भाग नहीं हो रहा है, मतलब खत्म है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, शांत दशमलव रहेगा। तो अगर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 3.25 ये रिपीट हो रहा है, 4.312 312 312 ये रिपीट हो रहा है, तो भी ये परिमेय संख्या होगा। अब कोई ऐसा दशमलव है जो ना खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखेंगे 5वें नंबर का 2.12 122 1222 12222 ये। और भी उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर 0.31 311 3111 इस तरह से होता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये ना तो खत्म हो रहा है ना ही सही से रिपीट हो रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब अगर गौर से देखेंगे, आ जाओ प्रश्न कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है हमारा √23 कितना है, √23। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 23 है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, अतः ये क्या होगा, अतः यह अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा क्या, है। दूसरा नंबर प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर √225। अब यहाँ पर देखो अगर 15 गुने 15 करे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 225 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 15 है, अतः √225 क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। बातें समझो। तीसरा प्रश्न है 0.3796 0.3796। अब ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और ख़त्म हो जा रहा है। लिखेंगे यह शांत दशमलव है और शांत दशमलव निरूपण परिमेय संख्या का होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 0.3796 खत्म होने वाला दशमलव है, शेष 0 आ जाएगा और शेष 0 परिमेय संख्या का ही आता है, अतः क्या हो जाएगा, ये 0.3796 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट चौथा पांचवा इधर ही देख लेते हैं हम। चौथा नंबर प्रश्न क्या हमारा, 7.478 ये रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, यह अशांत दशमलव है
ठीक है, अतः यह अपरिमेय। अब देखो यहाँ से शांत हो या अशांत हो, परिमेय संख्या का ही दशमलव निरूपण शांत होता है और परिमेय संख्या का ही दशमलव निरूपण अशांत होता है। यह अशांत दशमलव है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और फाइनली हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर ये वाला देखो, यह दशमलव ना ही शांत है और ना ही अशांत है, शांत है। तो जो दशमलव ना ही शांत हो ना ही अशांत हो, अगर इस फॉर्म पे तुमको दिख जाए तो वो क्या होगा, अतः यह अपरिमेय। तो ये हमारा क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ।